जो लोग हम लोग तो थोड़ा पहले की पीढ़ी वाले हैं उनको जानकारी होगी कि भारत के इतिहास की पहली माइनॉरिटी गवर्नमेंट कौन थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, जो 1969 में कांग्रेस के डिवीजन के बाद माइनॉरिटी हो गई। और उस माइनॉरिटी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर कर किसने बचाया सेंटर में? लेफ्ट पार्टीज ने, कम्युनिस्टों ने। यह तो हमको पता है, बहुत से लोगों को, आज की जनरेशन को शायद नहीं पता होगा। हमारे दिमाग में माइनॉरिटी गवर्नमेंट नरसिम्हा राव से शुरू होती है, हम लोगों के जमाने में। अब इंदिरा जी के जमाने में जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट आई और लेफ्टिस्टों ने उसे सपोर्ट करके बचाया, तो उस जमाने में थोड़ा सा मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि भाई आज का जमाना होता तो कहता कोई बढ़िया वाला विभाग दे दो जिसमें कि अच्छा धनोपार्जन हो सके। पर उन्होंने बहुत ही समझदारी और चालाकी से काम लिया। आप देखिए बदले में लेट 60s और अर्ली 70s में हुआ क्या क्या। प्रीवी पर्स खत्म हुआ, फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हुआ, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनी, यानी इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन हुआ, कमिटेड जुडिशरी की बात हुई, और फाइनली प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा है, इसे कभी बदला नहीं जाएगा, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जोड़ दिया गया। यानी समर्थन के बदले में उन्होंने बहुत कुछ अपना सेटअप बना लिया उन कुछ सालों में। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सब जगह धीरे धीरे आकर स्थापित हो गए। जेएनयू भी उसी दौर में स्थापित हुई। उसमें एक विशिष्ट वर्ग, विशिष्ट विचारधारा के लोगों को नियुक्त किया गया। वैसे ही छात्रों को मोल्ड किया गया, जैसा भी ममता जी ने अपने उद्बोधन में बताया भी। और फिर भारत का पहला जर्नलिज्म की डिग्री देने वाला इंस्टीट्यूट कहां बना? जेएनयू में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब आईएएस बनना है तो जेएनयू से, जर्नलिस्ट बनना है तो जेएनयू से, प्रोफेसर बनना है तो जेएनयू से, रिसर्चर बनना है तो जेएनयू से। अब उन्होंने पूरे अर्बन सेटअप के ऊपर अपना एक कब्जा कर लिया। फिर धीरे धीरे दिमागों में चीजें रखनी शुरू की गई, वो जो सच के बिल्कुल उलट था। क्या कहा गया साहब? नक्सलवाद जो कहता हथियार उठाना, हथियार आदमी मजबूरी में उठाता है। ठीक है साहब, बिल्कुल मान लिया, हथियार मजबूरी में उठाता है। हथियार वही उठाता है, आतंकवाद वहीं पनपता है जहां गरीबी होती है, आतंकवाद वहां पनपता है जहां अशिक्षा होती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ओसामा बिन लादेन गरीब था क्या? अरबपति था। भारत के तमाम उद्योगपतियों, उसकी हैसियत थी, कई उद्योगपतियों को खरीद सकता था, तो क्यों आतंकवाद की तरफ मुड़ गया? तो आपकी थ्योरी का बेस तो लॉजिकल नजर नहीं आता। अगर अशिक्षा से आतंकवाद निकलता है तो 9/11 में जिन लोगों ने जाके अपने प्लेन वहां क्रैश कर दिए, चाहे वो खालिद शेख हो या मोहम्मद अट्टा, ये सब लोग अमेरिका जैसे देश में बहुत हाईली एजुकेटेड थे और एक शानदार जिंदगी जीने का उनके पास मौका था। तो एजुकेशन और इकोनॉमिक आधार दोनों की बात बहुत हद तक तर्कसंगत नजर नहीं आती है, मगर गैर तर्कसंगत बात को भी समझा के रखा जाता है। यह कहा जाता है कि साहब लेफ्ट आइडियोलॉजी कहां से शुरू हुई? जब कैपिटलिज्म ने सर्वहारा वर्ग के ऊपर अत्याचार किया, सप्रेशन किया गया वर्कर क्लास का इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी के द्वारा, तब शुरू हुई। आप दुनिया का एक देश बताइए जो इंडस्ट्रियली डेवलप होने के बाद कम्युनिस्ट हुआ हो। जितने देशों के मैंने नाम बताए, ईस्टर्न यूरोप से लेकर रशिया, चाइना, सब एग्रेरियन सोसाइटीज थी जो कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब बात तो कुछ समझ में नहीं आती। चलिए, अब आपको लंबे समय शासन करने का मौका मिले, जैसे वेस्ट बंगाल में 33 years, I think in a span of 33 years, any party would have got enough opportunity to convert the West Bengal into a Marxist heaven. हुआ क्या? ग्रोथ रेट नीचे, अशिक्षा, गरीबी, कलकत्ता जो इंडस्ट्री का इतना बड़ा सेंटर था वो उसी दरमियान बहुत कुछ अपनी कैपेसिटी खो गया। एग्जैक्टली रिवर्स। 70 साल में यूएसएसआर को तो दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री बन जाना चाहिए था। नॉर्थ कोरिया और क्यूबा आज भी लेफ्टिस्ट हैं, तो उनको भी बन जाना चाहिए था। आगे कौन बढ़ा? चाइना, जिसने प्रैक्टिकली सब कुछ छोड़ के एकदम उलट स्टैंड ले लिया। तो इससे एक और बात लगती है कि साहब आपकी जो बात है उसमें कुछ दम कम है।
अब मैं अगली बात लॉजिक पे आता हूं, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की बात करनी। हर आदमी का अधिकार होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, पर अगर आप इतिहास उठा के देखें 20वीं सेंचुरी में वॉर और इंटरनल जो हुकूमतों के द्वारा मरवाए गए लोग हैं उनकी संख्या लगभग 10 करोड़ है, जिसमें युगांडा के इदी अमीन से लेके, रशिया के स्टालिन से लेके, कंबोडिया के पोल पोट ने लाखों करोड़ों लोगों को मरवाया। वहां अधिकार की बात कहां चली गई? कभी अधिकार की बात आई क्या? अब आप आइए कि अधिकार की बात आती कहां से। ये ह्यूमन राइट्स का विषय सबसे पहले आया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, क्योंकि ज्यूज को लाखों की संख्या में मरवाया गया था जर्मनी में, तो पूरी दुनिया में एक आई बात की मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, और दुनिया में इसके ऊपर बड़ी एक सोच शुरू हुई। और जब यूनाइटेड नेशंस बना तो एक ह्यूमन राइट चार्टर बनाने की बात आई और यह कहा गया कि भाई ह्यूमन राइट होने चाहिए और उसमें यह भी गारंटी होनी चाहिए कि दूसरे के ह्यूमन राइट में कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं हो। मतलब मेरा जीने का हक इस कीमत में नहीं हो सकता कि हम दूसरे को मारकर अपने जीने का हक रखते हैं। तो दुनिया के जो तमाम बड़े बड़े महापुरुष थे उस समय, सबको चिट्ठियां लिखी गई कि आपकी नजर में 2, 3, 4, 5 जो भी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स होते हो, पर वो ऐसे ह्यूमन राइट होने चाहिए विच आर कैपेबल ऑफ एंश्योरिंग एवरीबॉडी एल्स इज ह्यूमन राइट, वो आप हमें कृपया बता दीजिए। तो चिट्ठी महात्मा गांधी के पास भी आई और महात्मा गांधी का जवाब उसमें सबसे अलग था। महात्मा गांधी ने कहा, माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी that if you want to ensure everybody's human right, then in my opinion there are no fundamental human rights, only fundamental duties. यानी अगर हर एक व्यक्ति के आप अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपके सिर्फ और सिर्फ मूलभूत कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं। अब आप ये सोचिए कि अगर उनकी माता जी पढ़ी लिखी नहीं थी तो वाइस कैसे हो गई? देखिए, बुद्धिमान और विवेकशील होना तो अलग अलग चीजें हैं। बुद्धिमान मैंने कहा आतंकवादी और चोर भी होता है, विवेकशील नहीं होता है। और उदाहरण के लिए गांधी जी की माता जी विवेकशील थी। क्यों थी? उसका मूल कारण जानते कहां से आता है? गांधी जी का प्रिय भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। राम की कथा आप सबने सुनी होगी। पूरी की पूरी राम कथा में हर जगह सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य है। पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य, पति और पत्नी का दूसरे के प्रति कर्तव्य, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य, मित्र के साथ कर्तव्य, सबका कर्तव्य। अधिकार की बात केवल एक जगह आती है। कब? जब कैकेयी ने कहा राजा दशरथ से कि वो जो आपने 3 वरदान दिए थे ना, मुझे अब प्रयोग करने का अधिकार चाहिए। और सारी की सारी समस्या की शुरुआत वहीं से होती है। यह वो मूल कारण था जो गांधी जी की माता जी ने कहा कि इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी। अब इसी में मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं अर्बन नक्सलिज्म पे भी आता हूं। जब ये लोग बात करते हैं तो बड़ी आकर्षक लगती है। मैंने आपको 2-3 बातें बताई कि जब आप तर्क की कसौटी पे कसेंगे तो आपको वो बात तथ्यात्मक नहीं लगेगी। दैट थिंग्स विल नॉट लुक सब्सटेंटिव। अब ये बताइए कि अधिकार की बात कैकेयी ने की थी ना। तीनों रानियों में सबसे सुंदर कौन मानी जाती थी? कैकेयी। जो चीज सबसे आकर्षक होती है, विनाश के अक्सर सूत्र उसी में कैकेयी की सबसे प्रिय दासी या साथी कौन थी? मंथरा, जिसको कुबड़ी कहा जाता है। सबसे विकृत चीज, सबसे आकर्षक चीज के पीछे छुपी होती है। और मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, सबसे खतरनाक चीज भी कैसे आती है। राम कथा में उदाहरण है, रावण ने जब सीता जी का हरण किया तो वो राक्षस के वेश में आया था क्या? साधु का वेश धर के आया था। मगर वो कह रहा था बस लक्ष्मण रेखा पार करो, लक्ष्मण रेखा पार करो। और सीता जी ये सोचकर कि हम तो अच्छा काम करने जा रहे हैं, ये तो एक अच्छा चैरिटेबल काम है, और वो जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार करती हैं और उसका असली स्वरूप समझ में आता है। ठीक यही ये अर्बन नक्सलिस्ट करते हैं। आपको
एक साधु का आवरण ओढ़ के आते हैं, कहते हैं महान कार्य है, समाज सेवा का कार्य है, इसमें आप जुट जाइए, और एक बार आप अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके वहां पहुंचे तब आपको समझ में आता, मगर तब आप चाहकर भी उसके चंगुल से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। अब मैं एक और बात कहूंगा, ज्यादा विस्तार में न जाते हुए, इसके फंडामेंटल्स क्या है। देखिए, लेफ्ट और राइट की जो आइडियोलॉजी है पूरी दुनिया में है। अब दोनों में एक एक अच्छाई भी है। मैं देखिए किसी जो नहीं कह रहा हूं सब में बुराई है। राइटिस्ट आइडियोलॉजी है, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, वो कहती है कि हम ग्रोथ की इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी देते हैं, जितना चाहो उतना ग्रो करो, अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, कोई समस्या नहीं है। उसका फायदा क्या है, वो आपको मोटिवेशन देती है ग्रो करने का। इसलिए आप देखिए साइंटिफिक डिस्कवरीज और ये सब चीजें इस ढंग की सोसाइटीज में ज्यादा होती है। माइनस पॉइंट क्या है साहब, हम रोटी की गारंटी सबको नहीं देते। हमारे यहां कोई भूखा भी होगा, भूखा मरने वाला भी होगा, और सड़क पे भीख मांगने वाले भी होंगे। लेफ्ट ये कहता है जी सबको रोटी कपड़ा मकान, रोटी सबको इंश्योर करेंगे, मगर ग्रोथ की गारंटी नहीं देंगे। इसलिए जितनी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले देश हुए, शुरुआत में एक स्टेज तक जाके ग्रो किए और फिर वो स्टैग्नेशन के शिकार में होकर खत्म हो गए। क्यों? मानव मस्तिष्क का जो मूल स्वभाव है, रोटी कपड़ा और मकान हमारी आवश्यकता है, पर वो हमारा अंतिम आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वो पूरी होती तब हमारे मन की अन्य भावनाएं आती हैं और वहां पे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी कंबल कर जाती है। अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कोई व्यवस्था जहां पर कि दोनों चीजें हो, यानी ग्रोथ की नॉर्मस अपॉर्चुनिटी भी हो और हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान भी अवेलेबल हो, वो कहां था? तो सिर्फ भारत में था। कैसे? अगर आप देखें, सिर्फ आज से 50-60 साल पहले हम लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने में बड़ा सेठ वो माना जाता था जिसने बड़े धर्मशाला खुलवाए, प्याऊ खुलवाए, लंगर चलवाए, मंदिर बनवाए, पाठशाला बनवाए, ना कि बड़ा जिसके पास कैपिटल हो या टर्नओवर हो। सीएसआर पर तो हम आए हैं। अब गवर्नमेंट तो 70 साल पहले आई, इससे पहले धर्मशाला, पौशाला, सड़क बनवाना, तालाब खुदवाना कौन करवाता था? और वही बड़ा माना जाता था। आप देखेंगे वेस्ट में धार्मिक स्थलों में लंगर की परंपरा नहीं है, हमारे यहां है। मंदिरों में, गुरुद्वारों में हजारों हजारों लोग रोज लंगर खाते हैं। ये उसी विचार का प्रतीक है। अब देखिए एक बात और, अगली बात आती है। उन्होंने कहा जी आदर्श व्यवस्था तो वो है कि जिस व्यक्ति को कि जितनी सामर्थ्य हो वो उतना काम करो, ईमानदारी से उसे उतना हिस्सा मिले। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों कहते नहीं साहब, बेस्ट सिचुएशन ये है, इसमें दोनों लोग लगभग एक मत है कि आई विल वर्क टू द फुलेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी एंड आई शुड बी अलाउड टू गेट द फ्रूट्स। तो उनका सिद्धांत क्या हुआ? अगर एक वाक्य में कहें कि जो कमाएगा वो खाएगा, जो अच्छा कमाए उसको अच्छा खाने का मौका मिले। भारतीय विचार कहता नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय विचार यह कहता है कि जो आया है सो खाएगा, जो आया है वो खाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा। ये कम्युनिज्म का पीक है। अब आप कहेंगे तो थ्योरेटिकल बात हुई, ऐसा होता कहां है? ऐसा होता है। भारत में समाज की प्राथमिक इकाई परिवार है। परिवार में एक आदमी भी कमाता है तो सबको खिलाता है। अगर 4 भाइयों में 3 भाई रोजगार से हैं, एक भाई बेरोजगार है, तो वो मिलकर उसका ध्यान रखते हैं। बेटा बेरोजगार है तो बाप मरते दम तक उसका ध्यान रखता है, क्योंकि हमारे यहां कहा गया जो कमाएगा वो खिलाएगा, जो आया है वो खाएगा। अरे भाई आप तो सिर्फ आदमी तक रहे। हमारी ये सोच इतनी व्यापक थी। मैंने कहा ना झूठ के पुलंदे कैसे रखे गए। अगर आप लोगों से बहुत को ध्यान हो तो जब पितृपक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष, जिसमें पूर्वजों के लिए किया जाता है, तो उस दिन जिस दिन आप अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, उस दिन क्या होता है, 3 खाने के हिस्से निकाल के रखे जाते हैं। किसके लिए? एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए और एक गाय के लिए। क्यों? हमारे यहां गाय देवतुल्य पशु माना गया है, हाईएस्ट पेडेस्टल पे है। कुत्ते को शमशान का के देवता भैरव का वाहन माना गया है, एंड ऑफ द लाइफ की तरफ दर्शाता है। और कौवा उस प्रकार की श्रेणी का
जंतु है जो कि तमाम गंदगियों को साफ करता है। यानी हम सिंबॉलिकली ये कह रहे हैं कि अगर भगवान ने हमको सबसे डेवलप्ड क्रीचर ऑफ द अर्थ और ऑफ द यूनिवर्स बनाया है तो लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक हर आदमी का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है, हर जीव जंतु का ख्याल रखना है। वो वहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिस्टमेटिकली बैठकर आप लोगों के दिमागों में, हम लोगों के दिमागों में 2-2, 3-3 पीढ़ी से ऐसी चीजें बैठाई गई जिसके ठीक उलट थी।